वाला आपने क्या एजुकेशन की फील्ड में है। वैसे तो हम इनको इनकी प्रोडक्ट्स, इनकी FMCG प्रोडक्ट्स के हवाले से जानते हैं, लेकिन इन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी कदम रखा है। इस वक्त इनके पास 2 स्कूल्स हैं, द KN अकेडमी एंड द ऑर्किड स्कूल्स। तो जानना ये चाहेंगे कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ दिस स्कूल और ये बाकी स्कूल से, उनकी स्कूलिंग सिस्टम से मुख्तलिफ कैसे है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच जुनैद साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्किड स्कूल का विजन क्या है, बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम देख सकते हैं कई ऐसे स्कूल्स भी हैं जो 100 साल पुराने हैं, 50 साल कंप्लीट कर रहे हैं। आज के एनवायरनमेंट में एक नया स्कूलिंग सिस्टम लेके आना, एक नए कैंपसेस को तश्कील देना है, पूरे उसके लिए ईथोस बनाना, आपने क्या सोचा? व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट? देखिए, विजन तो जो ना वो वेरी सिंपल है। वो ये कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी तालीमी इदारे जो है ना वो बहुत कम है क्वांटिटी के हिसाब से। हमारी आबादी माशाल्लाह ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स जो ना अभी भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो यही सोचा कि वो क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए और वो जो गैप है उसको कम किया जाए। लोगों को जो है ना वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, स्टूडेंट्स को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जो उनको ये पता चले कि जो एजुकेशन का इन्वायरमेंट होता है जो इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हम पाकिस्तान में लेके आए हैं ताकि स्टूडेंट्स जिस वक्त ग्रेजुएट होके स्कूलों से जब बाहर जाएं तो उनको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने ख़ुद कहा, और ख़ुसूसन अगर देखें पूरे ही स्ट्राटा में, यानी जो बेचारे बिल्कुल ग्रास रूट्स पे फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी एक स्ट्रगल है, स्टेट सिस्टम हमारे सामने है। आपका ये जो स्कूल है वो ख़ुसूसन किस अगर मैं कहूँ कि ब्रैकेट को, इनकम ब्रैकेट को टारगेट कर रहा है? क्योंकि अक्सर माँ बाप इस बात पर भी कहते हैं कि जी हमारा फैमिली साइज़ जिसमें 2 या 3 बच्चे हैं, उनको एक ही स्कूल सिस्टम, अच्छे मेयारी स्कूल सिस्टम में उनको अफोर्ड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर या कुछ उसके बारे में अगर हमें बताना चाहें। देखिए, अगर आप फैसिलिटी से कंपेयर करें तो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो अभी भी बहुत जो है ना वो रीज़नेबल है। ओके। और उसकी रीज़न जो है ना वो ये है कि हमारा एक्चुअल मकसद जो है ना वो स्कूलिंग सिस्टम में एंटर होने का सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। एक्चुअल में साथ साथ जो है ना वो लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना और साथ साथ उनको अकोमोडेट भी करना है कि जो उनकी अफोर्डेबिलिटी हो, जो जिस हिसाब से जो लोग अफोर्ड कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। और आप लोकल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या नहीं? हम ब्रिटिश बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है। और आप इसमें समझते हैं जिस तरह अक्सर बहुत होनहार तालिब इल्म होते हैं लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स की उनको ज़रूरत होती है, तो जिस तरह कहा जाता है मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी आप लोग ऑफर कर रहे हैं? KN अकेडमी के अंदर तो जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो ओपन है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट्स भी हैं। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की अपनी अफोर्डेबिलिटी क्या है। वो बोर्ड है हमारा पूरा, वो डिसाइड करता है और स्टूडेंट को जज करता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वहाँ से जो है ना वो पढ़कर माशाल्लाह आज प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो पहुँच भी चुके हैं, जो अपनी एक्चुअली लाइफ में जो है ना वो स्कूल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। यू आर अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस। चाहूँगी अक्सर हमारे पास जब कॉलेज रिप्रेजेंटेशन आती है, जब मैं ख़ुद भी जाके कॉलेजेस में टॉक देती हूँ, तो लोग कहते हैं जी एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। यानी हमारे यहाँ माशाल्लाह बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, फिर स्कूल्स के बाद कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं एंड देर एक्सेलिंग इन ऑल दैट क्लासेस। लेकिन जब वो पहुँचते हैं जॉब सीकिंग के लिए या किसी कंपनी में बाकायदा जॉब करते हैं, तो कंपनी कहती है कि जी हमें वो रिक्वायर्ड स्किल सेट, जो हम शार्पनेस चाह रहे हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाह रहे हैं, वो इन ग्रेजुएट्स में नज़र नहीं आती। तो एक हमेशा से डिस्कनेक्ट रहा है एकेडेमिया और कॉर्पोरेट सर्कल में। क्या आप समझते हैं कि व्हेन यू बीइंग अ प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ग्रुप हैव कम इनटू एजुकेशन, आप इस फ़र्क को, इस गैप को कम करने में भी यू वर्किंग टुवर्ड्स इट? देखिए, हमने अपने स्कूल के अंदर जो बेसिक सिस्टम रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को बहुत छोटी सी उम्र के अंदर रिसर्च बेस के ऊपर चलेगा। अच्छा। जब आप किसी भी जो ना वो कॉर्पोरेट में एंटर होते हैं, उनको आपकी सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज जो ना वो नहीं चाहिए होती, उनको आपकी एक्चुअल में अप्रोच चाहिए होती। और अप्रोच आपकी जब बढ़ेगी जिस वक्त आपकी एक्चुअल बुक से हट के नॉलेज इंक्रीज होंगी। बिल्कुल। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं,
मतलब आप आजकल तो जो आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए दे आर 100 सब्जेक्ट्स। एब्सोल्युटली। स्पोर्ट्स इज वन सब्जेक्ट, फिजिकल एक्टिविटी इज वन सब्जेक्ट। इंटरनेट ओपन्स अ होल फील्ड, यानी ये भी नहीं कि आप सिर्फ सरसरी नॉलेज इन चीज़ों के बारे में हासिल कर लें, आप बाकायदा ग्रैनुलर नॉलेज किसी भी फील्ड के बारे में पा सकते हैं बच्चे। और अक्सर हम देखते हैं जो जीनियस बच्चे होते हैं या जिनका कोई अगर पैशन डिफाइंड है, वो अपनी कोर्स बुक, अपनी टेक्स्ट बुक से हटकर उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि आपका स्कूल सिस्टम नया है और आज के बच्चे हैं जिनको कहा जाता है ये बहुत तेज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास है, तो आपने बच्चों के रवैयों में या जब ये इनटेक आती है, व्हाट्स द फीडबैक? आर दे वेरी डिफरेंट? इनकी अटेंशन, इनका फोकस ग्रास्प करने के लिए टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, एक तो सबसे आसान चीज़ ये है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, फॉर्चुनेटली उनको सब पता है, क्योंकि छोटी सी उम्र के अंदर वो टेलीफोन से, आईपॉड से, आईपैड से जो है ना एक्सपोज हो चुके होते हैं। अब जैसे ही वो हमारे पास आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उनकी डायरेक्शन ठीक करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जो उनसे रिसर्च कराएं वो टीचर्स की मौजूदगी में जो है ना वो कराएं और उनको उनके सब्जेक्ट के हिसाब से जो है ना वो दें। हमारे पास जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट नहीं है। आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्कूल्स के अंदर जो मिस हो रहा है, म्यूज़िक। हमने बाकायदा जो है ना स्कूल के अंदर जो है ना वो म्यूज़िक क्लासेस भी जो है ना वो रखी हुई हैं। अब किसी बच्चे को इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, बट ही इज़ गुड इन म्यूज़िक, तो वो कैसे जो है ना इस छोटी सी उम्र में अपने आप को जो है ना वो दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा? तो वो उन सारी चीज़ों को हमने सामने रखते हुए हम बच्चे की पर्टिकुलर जो है ना वो इंटरेस्ट देखते हुए उसको उसकी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। सब टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने बच्चे के दिल की बात समझ ली कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन पेरेंट्स का क्या करेंगे? पेरेंट्स मुझे लगता है बच्चों पर सिर्फ एक ही बात पे बोझ डाल रहे होते हैं कि बस इनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, इन्होंने ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले लिए, दैट्स इट। आप उनको बताएं कि आपका बच्चा डिबेट्स में अच्छा है, म्यूज़िक में अच्छा है, इसको स्पोर्ट्स का शौक़ है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। उनको लगता है कि शायद ज़िंदगी की दौड़ में बच्चा पीछे रह जाएगा अगर उसने मार्क्स अच्छे नहीं लिए। वहाँ कोई तब्दीली आ रही है? देखिए, इंटरनेशनली जिस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर जो है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, और जब हम लोगों ने भी स्कूल शुरू किया तो पर्टिकुलर हम लोग भी जो है ना वो बाहर से कोर्सेज जो है ना वो करके आए और देख के आए कि उनकी एक्चुअल में उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो उनकी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो दोनों के साथ है। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होती है कि हम या तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुक्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं या फिर टूवर्ड्स अ फील्ड डाइवर्ट करते हैं। जैसे हमारे मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा आता है तो वो एजुकेशन छोड़ देता है और सिर्फ अपने आप को क्रिकेट की तरफ ही जो है ना मूव करना शुरू कर देता है। हमने जो एक्चुअल में अडॉप्ट किया है वो हमने मिक्स सिस्टम अडॉप्ट किया। हम बच्चों को कभी भी जो है ना वो बुक्स किससे जो है ना वो हटाते नहीं है। इफ़ ही हैज़ एन इंटरेस्ट और शी हैज़ एन इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, वो म्यूज़िक भी साथ कर रहा है, बट कहीं भी जो है ना उसकी एजुकेशन जो है ना वो मिस नहीं हो रही। और दुनिया में कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर कोई भी इवन कितना भी बड़ा जो है ना वो स्पोर्ट्समैन हो या म्यूजिशियन हो, उसकी बेसिक एजुकेशन हमेशा से जो है ना वो कंप्लीट होती है, क्योंकि दे ऑलवेज कीप देयर सेकेंड ऑप्शन कि अगर खुदा ना खास्ता वो म्यूज़िक में अपने आप को कामयाब नहीं कर सका तो वो कहाँ जाएगा, वो उसकी जॉब सेकिंग किस तरीके से होगी। हम भी एक्चुअली जो ना इसी जो ना वो पैटर्न के ऊपर हैं। हम माँ बाप को भी फॉल बैक प्लान होता है, वो कभी कभार आपका प्राइमरी प्लान बन जाता है। लेकिन जुनैद साहब, यू एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक तब्दीली इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चे को कामयाब होने के लिए माँ बाप बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, अपने घर के बजट को मैनेज करके दे ट्राई टू गिव देम क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें बतौर माशरा या हमारे अपने घरानों को, ख़ानदानों को करना चाहिए कि क्या हम बच्चे को खुश रहने के गुर सिखा रहे हैं या नहीं। असल कामयाबी आपके अपने जॉय, आपकी अपनी खुशी में है। जिससे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप ज़रा गाइड कीजिए बच्चे को कौन सी डिग्री लेनी चाहिए या कौन से प्रोग्राम में इनरोल करें। याद रखिए कि स्कोप डिग्री का नहीं, इंसान का होता है। तो अगर आपके अंदर वो स्पार्क मौजूद है, नो मैटर व्हाट यू डू, यू विल बी एबल टू टेक इट। बट थैंक यू सो मच जुनैद साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। आप इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि ऑर्किड स्कूल में, केएन एकेडमी में यू विल गेट ग्रेट स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह ताला उनका ये रिजल्ट और आपकी जो बैलेंस्ड अप्रोच है टुवर्ड्स को करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स, इट्स रियली गोइंग टू बेयर फ्रूट। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। इसी के साथ नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ जुनैद साहब ने कही
कि बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, यानी आज के दौर में बच्चों की आगाही हमसे कहीं ज़्यादा है। आज आपको मिलो पाकिस्तान में दिखाएंगे ऐसे ही बच्चों की टीम से। ये गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास स्पेशली आई है। ये कल रात का नेशनल फाइनल्स ऑफ द एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान जीत के आई है, जो कि प्रिंसेस ट्रस्ट इंटरनेशनल का एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में रन कर रहा है और ये तीसरे साल के विनर्स हैं। इन्होंने क्या कुछ सोचा है, इनका आइडिया क्या था, ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चल रही है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस का हल हमारे नौजवानों ने निकालना है। अक्सर हम बात करते हैं कि नौजवानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो लोग समझते हैं कि जी एक अच्छी सी नौकरी, एक अच्छा सा पैकेज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस और सोशल वर्क या कम्युनिटी वर्क एक साथ भी हो सकता है? क्या ही बात हो अगर हमारे बिजनेस आइडियाज़ के हार्ट में, उसके सेंटर में एक सेंस ऑफ पर्पस भी हो, यानी ये एहसास कि हमने कम्युनिटी से सिर्फ मुनाफा नहीं कमाना बल्कि उसका कोई मसला सॉल्व भी करना है। और जब उसके अंदर मुनाफा या एक सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया आ जाता है तो उसको आगे बढ़ाने का जो इंसेंटिव है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसी थॉट के साथ हमने देखा कि प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल, जो कि प्रिंस चार्ल्स का इनिशिएटिव है, वो यूके में उन्होंने 2005 में ये इनिशिएटिव शुरू किया, 2008 में सॉरी। और 2008 में हमने देखा कि वो स्कूल में ये आइडिया, ये चैलेंज लेके गए कि एक बिजनेस आइडिया ऐसा बनाया जाए जिससे माशरे के प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस को सॉल्व किया जाए। फिर 2015 में यही आइडिया पाकिस्तान आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको रन करते हुए 3 साल हो चुके हैं। 2016 में हमने इसके पहले फाइनल्स देखे और कल रात यानी 2018 का फाइनल पाकिस्तान में हुआ। आपको बताते चलें कि ओवर द लास्ट 3 इयर्स ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 नौजवानों तक पहुंचा है और उनको ट्रांसफॉर्म करता है। यानी 13 से 16 साल की उम्र के ये यंग लोग अपने तरीके से एक बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं। और क्योंकि हमारी अगर फॉर्मल एजुकेशन को देखा जाए तो इतने छोटे बच्चों के लिए बिजनेस एजुकेशन नहीं होती, तो इस प्रोग्राम में 110 से ज़्यादा मेंटर्स भी ऑन बोर्ड आए। इन्होंने हर इलाके में जाके इन बच्चों की बाकायदा हैंड होल्डिंग की, इनको अपने आइडिया को निखारने, बेहतर बनाने में इनकी मदद की। फिर हर खित्ते में यानी 7 डिफरेंट रीजन्स में पाकिस्तान के इनके मुकाबले किए गए और हर मुकाबले के बाद हर इलाके से एक चैम्पियन टीम निकली। कल रात कराची में ये तमाम चैम्पियन टीम्स पहुंची और इनका मुकाबला किया गया। इसमें बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फेडरल, इसके अलावा केपी, पंजाब, सिंध, पूरे पाकिस्तान से जो टीम्स पहुंची। आपको हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2017 का भी जो डिफेंडिंग चैंपियन रीजन था वो गिलगित बल्तिस्तान है और इस साल भी ये मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान ने जीता। और सबसे बढ़कर ये कि सेकेंड ईयर इन अ रो वी ऑल्सो हैव द CEO ऑफ द प्रिंसेस ट्रस्ट इंटरनेशनल विजिटिंग पाकिस्तान। उनके भी तासुरात देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम इतना कामयाबी से पाकिस्तान में रन कर रहा है, ब्रिलियंट आइडियाज़ नौजवानों के आ रहे हैं, इनका इस पर इसके क्या तासुरात है, what's his reaction and vision for the next years। तो हमारे साथ मौजूद हैं Jonathan Townsend, he is the CEO of the Princess Trust International। Thank you Jonathan for making time this morning। Thank you। And welcome once again to Karachi and to Pakistan। Thank you very much, it's lovely to be here। Thank you। और आपके साथ तशरीफ रखती है The Learning Academy की winner team all the way from गिलगित बल्तिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं हिजाब रईस, फौजिया बतूल, बसीरत ज़हरा, ज़हरा अली और फायजा हुसैन। वेलकम टू आज पाकिस्तान गर्ल्स। आपको बताते चलें कि इनका ये पहला विजिट है कराची का। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर ऑन अ टेलीविजन चैनल एंड दे आर एक्सक्लूसिव एंड लाइव विद अस। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद आपको बहुत बहुत, आपका विनिंग आइडिया था। आपसे भी बात करेंगे। जॉनथन, फर्स्ट ऑफ ऑल, you know, this has been running for 3 years. You've interacted with tens and hundreds of young kids and listened to their ideas. What's your, what gives you most hope? Were you expecting this kind of response from Pakistan? I think it's been, what gives me the most hope actually is as we've grown the program, the ideas from the young people have been fantastic. The strength of the idea in terms of the business has been superb, but what's been really positive is the social strength of the program. So every idea that we heard last night
was not just about making money, but it was also about doing good for the communities in which the young people come from. And it's, you know, the diversity of the ideas and the real quality of the ideas was fabulous. So we've been delighted with the progress of the program in the last 3 years. It's grown. This year we worked in 70 schools over 30 cities, which is growth, and that's a real landmark for us because it coincides with His Royal Highness's 70th birthday. So we're delighted with the progress so far. It was such an honor. I was there last night. I was delighted to be a part of the program. I hosted it, and you know the judges, उनका एक ही रिएक्शन था कि ये 7 टीमें हैं, 7 मुख्तलिफ इलाकों से आई हैं, और इनमें से अक्सर हमारे जजेस ऐसे थे जो यंगस्टर्स को, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी मेंटोर करते हैं उनके बिजनेस आइडियाज़ पे। उन्होंने कहा जी ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का आइडिया और इनके आइडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये बच्चे छोटे हैं उम्र में, इनका इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन देयर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड इज़ द सेम। सो सबसे पहले तो हिजाब, आपने, क्योंकि कल भी मैंने देखा कि आपने प्रोग्राम में अपनी पिच की शुरुआत की थी, तो मुझे बताएं कि आइडिया क्या था, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, व्हाट वाज द विनिंग आइडिया? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस हमने किया, हमारे स्कूल में हमें एक चांस दिया जाता है कि ईयरली हर बच्चे को एक रिसर्च कंडक्ट करना पड़ता है, और इसे लास्ट जो 2 साल थे उनमें हम लोगों ने कुछ रिसर्चेस किए थे। मेरी टीम ने भी अपने ग्रुप में कुछ रिसर्च किया था, तो इनका था एक कंपैरेटिव एनालिसिस का टॉपिक था कि हमारे जो आबा अजदाद हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स और यंगस्टर्स की ईटिंग हैबिट्स के दरमियान कंपैरेटिव एनालिसिस। और मैंने 2 साल रिसर्च किया। पहले तो इस पर किया कि टीनेजर्स अनहेल्दी फूड को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, और उसकी फाइंडिंग्स मुझे ये मिली कि चूँकि पेरेंट्स एक्टिव नहीं होते उन्हें हेल्दी फूड प्रोवाइड करने में या होममेड फूड प्रोवाइड करने में, जब भी वो लोग अनहेल्दी फूड की तरफ जाते हैं। तो इसी की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट ईयर पे मैंने ये किया, इस चीज़ पर रिसर्च किया कि पेरेंट्स फिर क्यों नहीं एक्टिव होते। तो फिर यहाँ से फिर हम लोगों ने आइडिया लिया, ये हमारे जहन में आइडियाज़ चल रहे थे कि इस तरह से होता है, ऑर्गेनिक फूड सही है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे हम लोग, well, हमने अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंटेड इट, बट वी वांटेड टू टेल दिस टू द होल कंट्री। सो यहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम एक्सप्रेस कर पाए कि यस वी थिंक दिस और ये होना चाहिए। तो इस आइडिया के ये तो आपने रिसर्च ऑलरेडी की हुई थी फौजिया, फिर जब आपके पास ये एंटरप्राइज चैलेंज का एक तरह से इन्विटेशन पहुंचा, आपके इलाके में और स्कूल्स तक भी पहुंचा होगा, तो फिर आप लोगों ने काम करना कैसे शुरू किया? इनसाइट तो आपके पास थी कि लोगों की ईटिंग हैबिट्स बदल गई हैं, वो इतने एक्टिव नहीं हैं, उनमें मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, अपने आइडिया को मज़ीद कैसे शेप दी? अच्छा, तो सबसे पहले हमने अपने स्कूल में ही देखा कि हमारे स्कूल स्टूडेंट्स कितने एक्टिव हैं और किस तरह के फूड वो प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने रिसर्च को इस इंस्पिरेशन लेके हमने इस पर काम करना शुरू किया कि उन्हें सबसे पहले हम लोग खुद पर इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली बाहर देखें। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, अपने इस इंटरप्राइज चैलेंज में इसको अपने रिसर्च कॉन्फ्रेंस के जो प्रोजेक्ट थे इसको अपना पार्ट बनाया और उसी को आगे लेके गए, क्योंकि इस हमारे स्कूल का प्रॉब्लम नहीं था, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस प्रॉब्लम इज कॉमन। तो एक इंटरनेशनल अप्रोच के साथ आपको बताते चलें कि इन बच्चियों का ये आइडिया था कि क्योंकि मोटापा बढ़ता जा रहा है, ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं, तो अपने ही इलाके में जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की फ़ूड प्रोड्यूस होती है, तो उन्होंने कहा कि हम इन फ्रूट से जूसेस बनाएंगे, सैलड्स बनाएंगे, ऑर्गेनिक स्नैक्स बनाएंगे, और जब सर्दियाँ आएंगी तो हम हमारी, क्योंकि क्यूजीन में 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम है सूप्स की, तो हम सूप्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपका ये आइडिया तो जीत गया। बसीरत, आपको उम्मीद थी कि ये आइडिया पाकिस्तान में भी बेस्ट होगा और आप फाइनल्स जीत जाओगे? शुरू में जब वोटिंग हो रही थी, हाँ, जब सिंध टीम की ज़्यादा हो गई तो पहले तो हमें अपने आइडिया पे ट्रस्ट था, बहुत अच्छा आइडिया था, हमें लग रहा था, लेकिन जब वोटिंग हो रही थी नीचे हो रहा था जब आप और भी ज़्यादा हमें उस वक्त जितनी दुआएं आती थी सब पढ़ ली थी और सब सोचा था कि बस देखो यहाँ से जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ साथ लेके जाना है। Jonathan, I think all the teams were going through that excitement, and it's just like we were talking about it last night. It's not about winning, but it's about the experience. So you feel that the benefits of the program is far more than just giving them a platform to come up there and present a pitch. How have you seen lives transform because of this initiative? So our ambition is to give young people the skills and confidence to live, learn and earn, and we see, yes, there is a winning team and they're fabulous and congratulations, but we see across all the young people who participate in the program that they gain in confidence, they gain in skills. We have mentors who work with the young people who are very important in supporting their team, so they have the opportunity to learn from a role model.
and they have the opportunity to learn skills that are going to be so important for their future life. So the basic principles of running a business. And as you saw last night, we had 2 or 3 people who'd won in previous years who came back to tell us the story about how their business has progressed in the subsequent time since they won. And there were some wonderful stories of successful businesses, a business of young people who tailored clothes for local schools. They got contracts with schools and they were developing into leisure wear. So we saw this wonderful growth in the young people, you know, the confidence that came out. And then you had to remember that these are 16 and 17-year-olds. They're not business people who are 30 आपको शायद मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहती थी कि आपको इनकी बातें सुनकर क्या ये यकीन हो रहा है कि इन बच्चियों की उम्र 16 साल से भी कम है, जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रही हैं, जिस तरह ये कह रही हैं कि उन्होंने 2 साल इस पे तहकीक की, इस पे रिसर्च की, अपने आइडिया को परफेक्ट किया, अब माशाल्लाह आप लोग जीत तो गए हैं। और आप लोग जैसे कहते हैं कि ये बिज़नेस आइडिया था, कराची में लेके आए। ज़ारा आपसे पूछना चाहूँगी कि कराची में लोग कहते हैं ना कि बिज़नेस मेंटालिटी, पहली दफ़ा तुम आई अपना बिज़नेस आइडिया लेके, एक तो कराची का तुम्हें क्या इम्प्रेशन लग रहा है? अच्छा लगा ये शहर? हाँ, अच्छा लगा। और मुख्तलिफ कितना है ये गिलगित से? यहाँ मतलब इतना नहीं है, यहाँ बिल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन वहाँ गिलगित में ऐसा होता है कि नेचर रिसोर्सेज बहुत नेचुरली है, लेकिन यहाँ मतलब पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बस सही लगा, अच्छा लगा कि पहली बार आए। और अगर इस प्रोग्राम को जीतने के साथ साथ तुम्हें ये भी कहा जाता है कि अब तुम्हें 1 साल कराची में रहना पड़ेगा, तो फिर तुम रुक जाती कराची? नहीं वापस जाना है। आप क्या कहोगे फ़ायज़ा? सबसे पहले रात को जीतने के बाद आई एम श्योर तुम लोगों के चेहरे तो देखने वाले थे, फिर अम्मी अब्बू को कॉल किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? बेटा माइक करिए। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, और हमें खुद यकीन नहीं था कि हम पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं। हम तो एक्साइटेड बहुत थे और हमने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन जैसे बसीरत ने कहा कि वोटिंग के बाद सिंध के साथ जो हुआ उसके बाद हम बहुत ज़्यादा नर्वस, हमसे पूछा गया क्या होगा, कुछ अंदाज़ा है? और जब आप इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही थी हम तो इतना हैरान हो गए थे, आप बता भी दो भाई। लेकिन फिर बच्चों की जान लेंगी क्या, आप बता भी दें रिजल्ट क्या था? मैं भी वही कह रही थी। तो फिर उसके बाद शुक्र है बस जो अल्लाह ने चाहा, हमने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी, तो उसके बाद जब हमने पेरेंट्स को बताया उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा लाइक किया। अच्छा, और आपके पेरेंट्स ने भी ऑफ कोर्स इसमें हिजाब आप लोगों को सपोर्ट किया होगा, आप लोग डिस्कस करते थे कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और जब आप लोग गिलगित बल्तिस्तान में जीते थे और आप लोगों ने कराची आना था, उस वक्त फैमिली का क्या रिएक्शन था? बस सब यही कह रहे थे कि अच्छे से करना, कॉन्फिडेंटली करना, और सबको यही कहना था कि डजंट मैटर्स कि आप लोग जीतते हो या नहीं जीतते, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इस तरह के स्टेज पे जा रहे हैं, यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। और मेहनत करो, इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला जो चाहेंगे वही होगा। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की देन है कि जो भी हमने प्रेजेंट किया अल्लाह ताला की दी हुई एबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे हम ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि ये प्रिंस चार्ल्स इनिशिएटिव है, प्रिंसेस ट्रस्ट इंटरनेशनल का प्रोग्राम है जो पिछले 3 सालों से पाकिस्तान में रन कर रहा है, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन और जो फाउंडिंग पार्टनर्स हैं वो सीड वेंचर्स है पाकिस्तान में, जो कि एक ऐसा इदारा है जो सोशल एंटरप्राइज़ के हवाले से काम करता है, और इन्होंने ही मेहनत की कि आप लोगों के पास मेंटर्स भी पहुँचे। तो जब आप आइडिया डेवलप कर रहे थे और मेंटर्स आपके पास आते थे, तो सबसे ज़्यादा कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसी सलाह जो हमेशा याद रही हो फौजिया? अच्छा, हमारी जो मेंटोर थी मैम साजिदा, वो हमसे यही कहती थी कि इट डजंट मैटर कि आप लोग वहाँ जाके जीत के आओ, इट्स सिर्फ विन कि आप लोग अपने रीजनल लेवल पे सिलेक्ट हुए हो। अब आपको जजेस के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका आइडिया है। ये ज़रूरी नहीं कि उनको आपका आइडिया पसंद है, यही बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े लोगों के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करें। बी कॉन्फिडेंट, वो हमेशा हमसे यही कहती थी, और कहते थे कि हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। अच्छा, वैसे तो यू वर ऑल कंपेटिटर्स, लेकिन जब आप लोग बाकी रीजनल टीम से मिले, वो भी रीजनल चैम्पियंस थे, कल उनके साथ आपने वक्त भी गुजारा होगा जब आप पिचेस प्रैक्टिस कर रहे थे, जब खाना साथ में खा रहे थे, तो दोस्तियाँ भी हुई या बस ऐसे ऐसे कि नहीं आप तो योर कॉम्पिटिशन, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू? सब टीम्स अपने अपने आइडिया को लेके जरा सा पहले स्टार्टिंग में तो करी थी, दूर दूर हमने कहा इट्स नॉट अ सीक्रेट, सबका अपना अपना आइडिया है। टॉप सीक्रेट की तरह अपनी प्रेजेंटेशन कोई नहीं बता रहा था, सो क्यूट। हमने कहा इट्स नॉट अ सीक्रेट, आप लोग का अपना आइडिया है, हमारा अपना आइडिया है अकॉर्डिंग टू आवर रीजन्स। सो खैर हमारी कश्मीर की टीम से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, वो इलाका भी करीब करीब। हाँ, so we visited the rooms of each other, बहुत मजा आया। अच्छा, और आपकी सिंध की टीम
से भी काफ़ी बातें हो गई थी हमारी कल, और कल तो फिर ऑडियंस में वो भी जीती और माइक करीब कर, ऑडियंस के मुताबिक वो जीती, जजेस के मुताबिक हम जीते, तो उसके बाद भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, हमने 7 पिक्चर्स अच्छा आपको बताते चलें जो ये सिन टीम का बार बार यहाँ पे जिक्र हो रहा है उसकी वजह ये है कि 2 तरह के कल विनर्स से 2 यानी हमने किया, एक तो जजेस पैनल ने डिसाइड किया कि टीम गिलगित बल्तिस्तान बेस्ट है, इनका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा वहाँ जो बैठी हुई ऑडियंस थी उन्होंने प्रेजेंटेशन के बेसिस पे अपना फेवरेट भी चुना, तो उनके मुताबिक सिन टीम फेवरेट थी और वो भी किसी से कम नहीं है, उनका आइडिया भी ज़बरदस्त है। तो हमने उनको कल मिलो पाकिस्तान में इन्वाइट किया है और आपसे उनकी कल मुलाकात कराएंगे। पर जॉनथन, व्हाट इज़ द विजन for the coming years? I remember कि 3 साल पहले when this program started, it started with 10 schools, 10 cities, minimal number of schools. Now it has alhamdulillah grown to touch upon 30 schools. So what's the plan for the next 5 years? So I would hope that we can grow. You know, it's wonderful to have such brilliant advocates for the program talking about the success of it within the schools. So we'd like to, you know, extend the number of schools that we work in. We have the ambition to work with those people who don't always have the platform to present their opportunity and their capability. So to grow in all areas of Pakistan, to grow across the regions, and I won't put a number on it, but we would just love to work in more schools with more people. And you've talked about Seed as our business partners and founder partners. You know, they've been a brilliant organisation for us to work with, and I'd like to thank them for what they do. They've been brilliant in finding the new schools and developing the idea. So really the sky's the limit in terms of the opportunity. अच्छा, मेरे लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो अगर आप जो टीम्स हमारे पास पहुंची थी उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिला। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से हैं, उर्दू मीडियम स्कूल से हैं, आप मैट्रिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं या कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तमाम ही स्कूल्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया और लोगों ने यानी बच्चों ने जिसमें बेहतर समझा, अगर उनकी अंग्रेज़ी में रीच ज़्यादा अच्छी थी उन्होंने इंग्लिश में प्रेजेंट किया, उर्दू में करना चाहते थे उर्दू में किया, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हौसला अफजा बात ये थी कि लड़के और लड़कियों का जो रेशो था वो ऑलमोस्ट बराबर था। यहाँ आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान से ऑल गर्ल्स टीम आई, सिंध से ऑल गर्ल्स टीम आई, बाकी मेरे ख्याल में सिर्फ एक बलोचिस्तान की टीम ऑल बॉयज़ थी और उसमें भी हम पहले देख चुके हैं कि गर्ल्स भी आती रही हैं, लेकिन अदरवाइज देयर वाज अ गुड जेंडर बैलेंस एंड मिक्स एज वेल। अच्छा, आखिरी मिनट क्योंकि मेरे पास है, आई नो दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ बिन फोकसिंग अ लॉट ऑन यंग पीपल। आप लोग इस वक्त इम्पैक्ट और तमाम डिबेट्स के बिल्कुल सेंटर हार्ड पॉइंट पे हो, तो अगर हिजाब मैं आप सबसे पूछूं कि एक मैसेज आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देना चाहें, जो उनकी आप स्पीच सुनते हैं, जो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो मैसेज क्या होगा? वेल, हम तो एज अ यंगस्टर हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए ऐसी चीज़ें, ऑब्वियसली हमारे माइंड में बहुत से ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं, हम लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस इन आवर सोसाइटी। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। फायजा, एनीथिंग यू वांट टू से? या बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए और हमारा आप मुलाकात करवाई, बहुत ही दमखम है जी, हमारे नौजवानों में सोच रहे हैं वो सॉल्यूशंस, लेकिन ज़रा सा टेप को रिवाइंड करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। यानी इस तरह के कॉन्फिडेंट बाएतमाद बच्चों के लिए वो पूरा इन्वायरमेंट, वो सपोर्ट सिस्टम, उनका एजुकेशन, उनके घर का माहौल, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आज ज़रा बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे या जो ख़ानदान सोच रहे हैं कि अब वो अपनी फैमिलीज़ को एक्सपैंड करें और बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, तो इससे जुड़े अखराजात क्या होते हैं और इसका पैमाना क्या है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे हस्पताल में गए, बच्चे को अच्छी एक केयरिंग सपोर्ट उसकी हेल्थ के लिए हासिल है, इसके अलावा अच्छे से प्री स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तरबियत में कमी है। ये किस किस्म का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, यानी टीचर, पेरेंट और बच्चे का, या फिर हम ये समझते हैं कि अच्छे स्कूल में भेजकर, अच्छी तालीम देकर, अच्छी जगह उसकी वेकेशन कराकर हमने उसकी तरबियत को आउटसोर्स कर दिया है और अपनी जिम्मेदारी बतौर पेरेंट निभा दी है। आज ये हमारा सब्जेक्ट है और इसको एड्रेस करने के लिए हमने एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल तश्कील दिया है। इसमें तमाम ही बच्चे से जुड़े और यंग मदर्स और यंग चिल्ड्रन से जुड़े हुए जो एरियाज़ हैं उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना। आप एक डॉक्टर हैं एंड ऑफ कोर्स यूर अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपका बड़ा क्लोज एक नाता रहता है एक्सपेक्टिंग मदर से,
mothers who are trying to grow their families and that early stage जब वो motherhood को ज़रा experiment कर करके सीख रही होती हैं. So thank you Dr. Rubina for being here with us. आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं सना गौरी is also a teacher, she's a columnist और वो college going students को पढ़ाती हैं और वो अक्सर सोचा करती हैं कि वही जो हम मूवीज़ में एक जुमला नहीं सुनते, ज़ोर का थप्पड़ बचपन में लगाया होता तो शायद ये बच्चा ऐसा ना होता. इस पर भी बात करेंगे कि क्या आज के बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हैं या नहीं. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लर्निंग लिंक स्कूल सिस्टम, इट्स अ प्री स्कूल टू ग्रेड 1 स्कूलिंग सिस्टम इन नॉर्थ नाज़िमाबाद. उसको इनिशिएट किया है निदा अली ने. सो यू आर एन एजुकेशनिस्ट, अ यंग अर्ली एजुकेशन स्पेशलिस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस. आपकी भी वो पहली सीढ़ी होती है जहाँ पहली दफ़ा माँ अपने बच्चे को छोड़ के जाती है, बच्चा कम रो रहा होता है, माँ ज़्यादा परेशान होती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे. तो डॉक्टर रुबीना, सबसे पहले अगर मैं गुफ्तगू आपसे शुरू करूं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि एवरेज एज ऑफ एक्सपेक्टिंग मदर्स और पीपल हु स्टार्ट फैमिलीज वो बहुत यंग होती है. हाँ. और मेच्योरिटी भी इतनी नहीं होती. तो जाहिर सी बात है आप एक बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट वाले माहौल में ही बड़ा होता हुआ देख रहे होते हैं. क्या आपके पास कभी कपल्स आते हैं तो हमारे सिस्टम में कोई काउंसलिंग उनके लिए अवेलेबल है कि उनको इस फेज़ में थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा सा काउंसिल किया जाए कि व्हाट लाइफ चेंज दे आर गोइंग टू गो थ्रू? एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और देखिए मेरा जो है ना बिकॉज मेरा जो मेन एरिया है वो इनफर्टिलिटी है. मेरे पास वो कपल्स आ रहे हैं जिनको के प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में. और कभी कभी मुझे हैरत होती है जब मेरे पास एक 18 साल की लड़की आके बैठी हुई होती है कि शादी को 2 महीने हो गए और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा है ना. सो 2 महीने के बाद पहली उनसे एक्सपेक्टेशन ये कि इसके साथ दूसरी की जो हुई थी उसकी तो हो गया है, इसका नहीं हुआ है. तो पहली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी शादी के बाद इमीडिएटली इट्स अ ड्यूटी टू कंसीव, कि आपने पहले ही साल के अंदर एक बच्चा ज़रूर हो जाना चाहिए. ठीक है. सो और इतनी यंग एज में लड़कियों की शादी होती है कि मेजॉरिटी तो खुद बच्चे होते हैं. सही. तो मैनी अ टाइम आई फील दैट दे आर नॉट रेडी. लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे ये तो कोई सोचता ही नहीं है. मतलब शादी के 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गए, उल्टियाँ शुरू हो गई एंड ऑल, मतलब उसके साथ जो चेंजेस लिंक्ड है ना. एंड देन अभी मियाँ बीवी को ना आपस में एडजस्ट होने का, एक दूसरे को समझने का भी टाइम नहीं मिला. कि उसमें वाइफ जो है, जाहिर है जब आपकी तबीयत ख़राब है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े ही होंगे. तो जो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी के लिए जाके ना आप शुरू से ही चीज़ों को वैसे ही आप अगर आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे तो बहुत स्पेसिफिक केसेस हो गए. जब आप फैमिली ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों, आपके जहन में क्या चेकलिस्ट है? माँ बाप को क्या चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए? देखिए पहले उन्हें अपनी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए. पहले उनकी अपनी आपस में अच्छी जान पहचान होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप होनी चाहिए. ठीक है ना. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बच्चा जो है वो सीमेंट है शादी के लिए ना, ज़रूरी है. इट्स नॉट ट्रू. जब वो आ जाता है वो रोना शुरू करता है ना, आप रात में सो पा रहे हैं ना आप दिन में सो पा रहे हैं. आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़, सारी जो आप बाहर घूमने जा रहे थे, फंक्शन अटेंड कर रहे थे, सब चीज़ें शिफ्ट आता है. सना, एक बात इससे जुड़े हुए फाइनेंसेस की भी करना चाहेंगे. जब इतनी अर्ली एज में लोग अपनी फैमिली ग्रो कर रहे हैं, बच्चे उनके हो रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं होते, इखराजात के लिए भी रेडी नहीं होते. आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में अच्छा इस वजह से भी कुछ कह सकती हूँ कि आई वॉज 17 जब मेरी शादी हुई थी तो, और मेरे फर्स्ट बेबी जो बहुत जल्दी हो गया. आज आप पलट के देखती हैं तो आप हाँ नहीं वो उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. अपना मतलब PhD मेरे कंप्लीट होने वाला है. क्योंकि एक 17 ईयर्स लड़की की जो है एजुकेशन भी कितनी होगी. बहरहाल, लेकिन वो एक बड़ा एक स्टेज ऐसा था जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हमारे माशरे में हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. शायद मैंने सर्वाइव कर लिया, बहुत लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा माशरा, अगर एक लड़की की शादी हो भी जाती है तो एक तो एजुकेशन के मसाइल और फिर उसको खुद समझना कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ. क्योंकि अभी अब मैं अगर खुद अपनी बेटी को देखूँ, मेरी बेटी थी, मतलब अगर मैं सोचूं भी कि उसको एक इंजेक्शन भी लग रहा है तो वो रोना शुरू हो जाती है. 15 ईयर्स की बेटी है मेरी. तो मैं सोचती हूँ कि आगे किस तरह से मामला को फेस करेगी, जैसे मैंने फेस कर लिया या बहुत से और ख़वातीन फेस कर रही हैं. क्योंकि अब बच्चे बदल रहे हैं, अब दौर बदल रहा है. सना, सवाल ये है, एक तो मैंने इखराजात पे टिपिकली बात की. एक यंग कपल है, जाहिर सी बात है अगर 17 साल आपकी उम्र है तो आपके हस्बैंड की भी इनकम एक सर्टेन ब्रैकेट में होगी. मैं उसी पे तो बच्चा जब आया तो आप लोगों का घरेलू बजट हिल गया? नहीं, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ. फिर ये कि आप हमने जब, मुझे नहीं पता था कि जी पैसा क्या होता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता. अगर यंग एज में लड़कियों को तो मैनेजमेंट नहीं देखती, फिर भी लड़कों को पता होता है जी पैसा कहाँ से आ रहा है, लड़कियों को नहीं पता होता. लेकिन मुझे बैठ के इसको फिगर आउट करना पड़ा
कि मैं किस तरह से लाइफ को मैनेज करूं, कि मुझे अपने एक्सपेंस किस तरह से कम करने हैं, बच्चे के लिए क्या करना है। और जैसे आपने कहा कि आपकी फ़ौरन से लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन पहले तो आपको ड्रीम लग रहा है या अच्छा लग रहा है, या प्रेगनेंसी है, बच्चा हो जाएगा, अच्छा होगा, फैमिली के साथ तैयारियां हो रही हैं, पहले तैयारी हो रही थी, लेकिन जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, मेरा ख्याल है बहुत सारी फैमिलीज में एक नॉर्मल सी बात है, शायद बहुत सारी फैमिलीज को फर्क ना पड़ता हो इससे फाइनेंशियली, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80% ऐसे लोग हैं जिनको इस बजट जो उनका होता है आउट होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। शादी जब की जाती है तो इवन शादी एक बहुत बड़ा डेंट होता है फाइनेंशियली, लोग उससे अभी रिकवर कर रहे होते हैं, देन सडनली द अदर एक्सपेंस कम्स इन, और उसमें ऑब्वियसली वो 9 मंथ्स उसका डॉक्टर विजिट्स भी हैं, फिर उसके बाद भी सिलसिला, और उसके बाद एजुकेशन आ जाती है। निदा, आपसे भी अगर मैं इसी कंटिन्यूएशन में सवाल करूँ, जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, अगर तो उनका पहला चाइल्ड है, वो एक्साइटेड तो बहुत है कि उसकी प्री स्कूल एजुकेशन शुरू की जाए, उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी के बारे में आप उनको देख के समझते हैं कि यार ये कपल तो तैयार ही नहीं है, कैसे ये बच्चे को लुक आफ्टर करते होंगे? पेरेंट्स ऑल एज ग्रुप्स के आते हैं, कुछ बहुत एज के भी हैं बट मैरिड लेट, सही है, इवन देयर लेवल ऑफ मैच्योरिटी इज द सेम एज द वंस हु आर मैरिड एट अ यंगर एज। सही। सो उनकी भी एंड दे आर ऑब्वियसली पहला बच्चा होता है उनका, मोर सेंसिटिव, मोर केयरिंग टुवर्ड्स द किड्स। जिनके मैंने देखा है 3rd या 4th चाइल्ड है, वो बिल्कुल अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, एंड आई थिंक वो बच्चे ज़्यादा बेहतर निकलते हैं एज कम्पेयर टू द वंस जिनको ज़्यादा अटेंशन मिली हुई होती है। राइट। तो अगर आपकी ये इंसाइट को फॉलो किया जाए कि पहले बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और अगर दूसरा या तीसरा बच्चा जिसको हम कहते हैं कि वो अपने बड़े बहन भाइयों से बहुत कुछ सीख रहा है, तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है। यस, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज और इट्स आई एम नॉट सेइंग कि अटेंशन ना दें, अटेंशन दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दें, ओवरली प्रोटेक्टिव ना हो। तो जो बच्चे आपके स्कूल में आते हैं निदा, कभी आपको उनको देख के लगता है कि यार ये तो बिगाड़ने की हद तक पैम्पर किया जा रहा है? इनको बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे आते हैं दैट दे थ्रो ऑल द मॉन्टेसरी इक्विपमेंट्स ऑन द फ्लोर, एंड वी हैव टू एक्चुअली ट्रेन देम that how to sit, how to deal with those equipments. Right. और आपकी क्राइटेरिया क्या होता है? यानी शुरू में जब आप बच्चे को इंडक्ट कर रहे हैं तो आप कहते हैं एटलीस्ट पॉटी ट्रेंड होना चाहिए और अपने आप को कम्युनिकेट कर सके। To be very honest, I don't see the child. अच्छा, I see the parents. Okay, so that is the important factor. अभी तक हमने एस्टैब्लिश ये किया है कि क्या आप तैयार भी होते हैं इमोशनली, मेंटली, आपकी वो मैच्योरिटी होती है जिसमें आपकी ज़िंदगी में एक बच्चा आए जिसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स, बार बार आपको जी हम कहते हैं कि बच्चे की पूरी पर्सनालिटी 2 साल की उम्र तक सेट हो जाती है, लेकिन उस 2 साल में आप खुद कहाँ खड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा ज़रा मज़ीद डिटेल में जाएंगे बच्चे से जुड़े, छोटे बच्चे से जुड़े जो आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम एंड एफर्ट की होनी चाहिए और फाइनेंसेस की होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो सोशल प्रेशर्स जो बच्चे भी फेस करते हैं और जो बच्चों के पेरेंट्स भी फेस करते हैं, एक रेस है जी इस माशरे में, हमने अगर सरवाइव करना है, दूसरों की अप्रूवल, वैलिडेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देखा देखी में या इन्हीं प्रेशर्स की वजह से जो स्टेप्स लेने पे हम मजबूर हैं। और अभी ब्रेक पे हम यही बात कर रहे थे कि अक्सर आजकल एक नया ट्रेंड है जी, स्कूल्स में एक्सकर्जन ट्रिप्स आती हैं, या तो वो आपको कराची से बाहर किसी शहर में या मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में एक्सकर्जन पे ले जाना चाहते थे। हम बड़े सस्ते ज़माने के लोग हैं जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में, होटल को दिखाने ले जाते थे कि वहाँ पे क्या होता है, एंड वी वर इन गुड स्कूल्स, वी थॉट दैट ओके वी आर लर्निंग टू नो कि जूस कैसे बनता है, ये हमारी एक्सकर्जन होती थी। आज बच्चे अवे डे पे जाते हैं, उनको 1 हफ्ता मुल्क से बाहर जाना होता है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या बेचारे पेरेंट के पास, ये तो कोई कंसिडर ही नहीं करता कि उसकी पॉकेट में इतनी गुंजाइश है या नहीं, उसकी इजाज़त की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती। लोग एक्सपेक्ट करते हैं बस स्कूल ने डिसाइड कर लिया तो अब ये होना है, एंड दैट प्रेशर यू फील टू कीप अप विद दैट। इस पे हम बात करना चाहेंगे, आप भी कॉल करके बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि स्कूल ने कोई एक्टिविटी या सोशल प्रेशर की वजह से कोई एक्टिविटी सजेस्ट हुई है और आपको करनी ही पड़ी हो। मुझे तो यहाँ तक भी पता है डॉक्टर रुबीना, जो स्कूल में कॉस्ट्यूम पार्टी होती है उससे भी पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार अब बच्चे को डक बनाना है उसके लिए बीक ढूंढने निकले हैं अभी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखो, मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हमारी अपने लिए खुद पैदा करता है। हमने खुद अपने लिए गैर ज़रूरी एब्नॉर्मल किस्म के स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, है ना, जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, एक भेड़ चाल है, अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे।
पर्सनली पता मुझे नहीं समझ में आता कि हम ठीक है स्कूल अच्छा होना चाहिए बट ऐसा स्कूल जिसे एजुकेशन देने में इंटरेस्ट हो, ठीक है। बच्चे की जो आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें ना, उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको बात करना आना चाहिए, उसको ऑन हिज ओन और हर ओन सर्वाइव करना आना चाहिए। वो जो आप फॉरेन ट्रिप्स की बात कर रहे हैं या एक्सकर्जन है या बाहर आप विजिट पे ले जा रहे हैं, वो प्रॉब्ली उन्हें यही सिखाने के लिए कि वो ऑन देयर ओन वो कैसे लाइफ को फेस करेंगे या मैनेज करेंगे। सस्ता और म्यारी तरीका नहीं है ये सिखाने का। ना तो बात सुने, देखिए आप अपनी जेब देख करके ना आप अपने बच्चे को वहीं डालिए जहाँ के आप खर्चे आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। जो भेड़ चाल में एक फॉरेन ट्रिप ज़रूरी नहीं है बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। एक आप अपने सामने उसको थोड़े से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैंने ठीक है बच्चे को भेज दिया, मैं पीछे से कहीं से खामोशी से उसको मॉनिटर करती रहती थी कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसमें मुझे जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे ये तसल्ली होती थी कि एटलीस्ट अगर वो कभी कोई छोटा हर चीज़ में नहीं कूदे, लेकिन कुछ बड़ा अगर कोई गड़बड़ करने जा रहा हो तो उस वक्त आप वहाँ पे कर लें। और फिर ग्रेजुअली जब कॉन्फिडेंस एक लेवल आ गया तो ठीक है, देन आप यू लेट देम गो। फिर आपने उन्हें खुला छोड़ दिया कि ठीक है अब सिर्फ आप वो कॉल करके भी बता दो कहाँ जा रहे हो, सो दैट्स फाइन। तो थोड़ा सा बिल्डिंग या सर्विलेंस जरूरी होती है, थोड़ी सी शुरू में जरूरी होती है, मतलब ओवर एक्सपेक्टेशंस है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। हम बिल्कुल उठा के एकदम से फेंक दे, पहले थोड़ा सा तैरना सिखाना होगा ना। अच्छा, ये कैसे ये बाउंड्री सेट किए जाएं, ऐसा ना आपका ओपिनियन, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रही थी हर बच्चे से जुड़ी एक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली एक मनी मेकिंग एक्टिविटी बन चुकी है। चाहे आप अम्यूजमेंट पार्क चले जाएं, चाहे आप कॉस्ट्यूम पार्टी की बात कर लें, पेरेंट्स बेचारे अपने आप को बहुत प्रेशर फील करते हैं। मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, यूनिवर्सिटी का मेरा सफ़र होता है, कोई बाइक में कोई साहब जो हैं बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन, उनको होश ही नहीं होता पीछे गाड़ी आ रही है। बाद वक्त मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, मेरे हस्बैंड कहती हैं वो बाइक चला उसको पता नहीं। मैंने कहा आजकल एक इंसान इतना परेशान है कि उसको पता ही नहीं है वो कौन सी दुनिया में जा रहा है। वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में है इस पर कि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक रेस में, जैसे मैं कहा ना, वो दौड़ में शामिल हो गया है। उसको पता है कि मैं कुछ भी करके मुझे अपने आप को बेचना पड़ जाए। एक मर्द बहुत परेशान है। अब तो खैर ख़वातीन भी काम कर रही हैं, कराची के लेवल पे बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो नौकरियां भी कर रही हैं, क्योंकि उनको फैमिली को सपोर्ट करना है ये सब कुछ। लेकिन मसला ये है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल पे अब इस चीज़ पे जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये फिक्स करना चाहिए कि आपको स्कूल में क्या फंक्शंस होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, किस हद तक होने चाहिए। और हम प्रोग्राम से पहले जो है मैं और ये डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने अपने स्कूल की बहुत सारी मिसालें दी। मैंने कहा आप एक्सेप्शनल केस हैं, शायद आप ऑन द स्क्रीन बात करेंगे तो पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह ये अपने स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लोग रियलाइज कर रहे हैं कि भाई एक्सपेंसेस हैं। लेकिन निदा यहाँ पे सिर्फ हम बात स्कूल्स की नहीं करते, व्हाट अबाउट द एंटायर एनवायरनमेंट। देखें बच्चा अगर मॉल भी जाता है, लोग एक ज़माने में कहते थे जी विंडो शॉपिंग करके आ रहे हैं या सिर्फ एक नज़र देखते हैं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। वहाँ जो बच्चे से जुड़ी एक्टिविटी है, आपने अगर कुछ ना भी ख़रीदा, सिर्फ आप उसको अम्यूज़मेंट पार्क ले जाएं, सिर्फ आप उसको एक आध कोई खाने की चीज़ दिला दें, आपके 2-3 हज़ार रुपये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं पर हेड। सो व्हाई हैव वी मेड एवरीथिंग रिलेटेड टू द चाइल्ड सो एक्सपेंसिव? No, actually, first of all, I would like to say कि it's very important to prioritize. अब जैसे मेरे भी जो बच्चे थे, मतलब if let's suppose अगर हम कहीं गए और 2 attractive like चीज़ें दिख रही हैं या 2 attractions are there, so I would always tell them कि pick one. We can only do one. You cannot have both the things. You see, it's not just I cannot afford. यहाँ affordability से को थोड़ा सा अगर हम साइड पे रखें, it's about training them also that they cannot have everything in the world. Exactly. They need to make choices. You see, in the same way, जैसे हम बचपन में करते थे कि पॉकेट मनी मिल रही है, यू टोल्ड के सेव सम ऑफ द पॉकेट मनी, फिर वो जो 1 महीने का एक किटी अगर जमा हो जाती थी उसके साथ टॉय स्टोर में जाते थे और अम्मी कहती थी अपने पास जितने पैसे हैं उससे जो लेना है ले लो। बट वी आर नॉट टेलिंग द किड्स हाउ टू बजट। बच्चा तो वो पापा की प्रिंसेस बनी हुई है। बजटिंग बहुत छोटे लेवल से शुरू होती है। हमको लगता है कि दे आर टू स्मॉल, एक्चुअली दे आर नॉट स्मॉल, दे आर वेरी स्मार्ट। They know how to manipulate parents also, and they do that. पेरेंट्स के दिल की बात आपने की है। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बहन, मैं जो आप जिस मौजू पे बात कर रही है बड़ा खास मौजू है और बड़ा इंटरेस्टेड मौजू है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है कि जिंदगी लोगों में बेहंगम से सूरजगार इसलिए पैदा हो, हमने बैलेंस करना छोड़ दिया है। हम बच्चा जब हमारा स्कूल में दाखिल होता है तो 4 किस्म के तो स्कूल है जिससे चारों मुख्तलिफ सिलेबस है। तो जो निचली सतह का स्कूल है उसका जो सिलेबस है वो उस बच्चे जो बच्चा वो पढ़ रहा है
वो ऊपर सजा के बच्चों को देखता है तो उसमें हिसाब से और जब वो माशरे का हिस्सा बनता है तो जाहिर बात है बेहंगम की सूरत हाल पैदा होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जबान से लेके हर चीज तक मायने लगती है कि बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है या नहीं बोल रहा। भाई एक सवाल हमने यहाँ पैनलिस्ट से भी किया, आपसे भी करना चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि बच्चों को पैसे की, रुपए की कदर है? क्योंकि अक्सर हम सुनने में आते हैं अगर वो पिज्जा या किसी भी चीज की जिद कर रहा है तो उसको ये ग्राहक नहीं होता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिश पता होती है। क्या आप समझते हैं कि बच्चों में हम ये वैल्यू इनकलकेट कर पा रहे हैं? नहीं बेटा, ये नहीं कर पा रहे ना हम, क्योंकि हम अपनी हैसियत, अपनी बसात से ज्यादा सोच रहे हैं। हम पहले के लोगों में बेमाशा इसलिए बैलेंस था कि हम अपनी बसात के मुताबिक सोचते थे और हमारे यहाँ जो एक दूसरे से जुड़े वो माशरे थे, एक दूसरे से जुड़े वो जो लोग थे, वो रवादारी थी, हम सारे एक जैसे थे। हमारे मोहल्लों में अगर एक घर में बिरयानी बनती थी तो हम में इतना इखलाक था कि हम दूसरे में भी भेजते थे कि भाई साथ वाले घर में भी बच्चे हैं, खुशबू जा रही है, सो वी नीड टू शेयर। दोज थिंग्स आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। एक और कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी शगुफ्ता, मैं आप लोगों का शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस वजह से बिगाड़ा जाता है। अगर आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? जी। तो फिर आपके घर में कैसे रोक टोक होती है बच्चों पे? वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आई थिंक कि कॉल ड्रॉप हो गई है। तो सबका ख्याल यही है कि हर ख्वाहिश अगर पूरी की जाए बच्चों की तो वो बिगड़ जाते हैं। समझाना जरूरी है। आप ये देखें, यंग एज में पहले कभी नहीं होता था, यानी हम भी जिद करते थे लेकिन कभी आंसर बैक नहीं करते थे। अब तो बच्चे को लिहाज ही नहीं होता कि वो स्कूल में बाहर है, रिश्तेदार बैठे हैं, उसके भी मुंह में जो आता है। क्लास में मेरी बेटी के साथ फ्रेंड है, उसको अगर उसके पेरेंट्स 82,000 का मोबाइल परचेज करके दे देते हैं तो मेरी बेटी भी ये कहेगी कि मुझे दो। मुझे देने में मसला नहीं है, लेकिन आपकी एक तो नीड नहीं है और फिर ये कि आपको क्या वैल्यू पता है कि 82,000 क्या होते हैं। आप उसको किस तरह से आप उसको कमाएंगे, किस तरह से आप उसको करें, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है हर कोई इस दौर में शामिल होगा। किस तरह से वो उस चीज़ को कवर अप कर पाएंगे। अभी आपने पलट के बच्चे को ये कहा कि देखो मैं तुम्हें मंथली इतनी पॉकेट मनी देती हूँ, तुम उसमें से सेव करो और जो लेना है ले लो, यानी ये बच्चे आर्ग्यूमेंट बाय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया था और मैंने बाकायदा लाके भी उनको मनी बैंक लाके दिया था कि भाई आप इसको जो है सेव करें, अपने पैसों को और करें। अब होता ही है कि जब हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज़ जैसे आप वाली वो हम में अभी तक है और हम वो कहते हैं कि जी आप अपने पैसों से जो लेना चाहें बिल्कुल ले लें। फिर बहुत कुछ होता है तो हम पेरेंट्स दोनों सोचते हैं बैठ के कि अब इनको क्या दिलाना है, हम वो हमारे हद तक बात होती है, हम बच्चों के सामने नहीं डिस्कस करते। जो स्पेंडिंग बिहेवियर्स हैं, बच्चा बड़ा समझदार है, वो नोटिस कर रहा है। डॉक्टर रुबीना, जब बच्चा ये देखता है, थोड़ा पिकअप करने लगता है कि भाई घर में कोई तकरीब हुई या अम्मी शॉपिंग पे जाती हैं तो वो अपने लिए क्या लाती हैं, अब्बू के लिए क्या लाती हैं, हमारे लिए क्या लाती हैं, यू थिंक किड्स आर पिकिंग अप ऑन ऑल ऑफ दिस? देखिए, बहुत किड्स अल्टीमेटली तो जो पेरेंट्स का बिहेवियर है वही रिफ्लेक्ट करेंगे ना। लेकिन एक चीज़ जो मैं जैसे हो रहा था ना, थोड़ा सा बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखिए, पैसों में भी अगर आप बच्चों को अपने जैसे लोगों में ही रखेंगे, अपने जैसे लोगों में ही मूव कराएंगे, अपने जैसे लोगों में ही पढ़ाएंगे, तो शायद उसके ऊपर वो सोशल प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा। बच्चे को चाइल्ड शुड बी इन अ हैप्पी प्लेस। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक फलाने इतनी फीस वाले स्कूल में ही पढ़े। वो जिस स्कूल में भी जा रहा हो ना, वो वहाँ खुश होना चाहिए। उसके जैसे बच्चे होने चाहिए जो उससे दोस्ती करके खुश हों, उससे के साथ खेल के खुश हों। ये नहीं हो कि वो कहेंगे नहीं इसने तो जी कल भी आज कपड़े पहन के आया, कल भी यही पहन के आया था, तो आज मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। तो है ना, तो अगर आप नहीं वो अफोर्ड कर सकते, बेहतर है कि अपने बच्चे को एक टॉक्सिक जहरीले माहौल में भेजने के बजाय आप उस जगह रखिए जहाँ पर कि वो उसके इर्द गिर्द उसके जैसे लोग। समझती हैं ये बात ज्यादती होती है कि कई दफ़ा जैसे बड़े बूढ़े तो हमें बुजुर्ग हमेशा ही कहते हैं अपनी चादर देख कर पैर फैलाओ, लेकिन हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर मौके दे। तो आप जी अपना पेट काट कर 2-3 ख्वाहिशें दिल में रख कर कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को महंगे स्कूल में भेज दें, लेकिन अगर आप वो लाइफस्टाइल वहाँ का अफोर्ड नहीं कर पाते, बच्चा तो फिर बच्चा है, वो हर चीज़ में कंपेयर करेगा और उसके साथ थोड़ी ज्यादती होती है। बजाय इसके कि जैसे निदा का इसमें ओपिनियन ये है कि आप फिर या तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो, आप उसको कहें कि तुम्हें स्कूल में इसलिए भेजा है ताकि तुम बेहतर एजुकेशन हासिल कर सको, बाकी चीज़ों पर थोड़ा डोंट पे टू मच
मच अटेंशन टू कि कौन किस गाड़ी में आ रहा है, किसके पास कौन सा मोबाइल है, क्या बच्चों के लिए ये करना आसान होता है या नहीं, इस पे बात करेंगे, उनकी नफ्सियात पे बात करेंगे और हमें बतौर बड़ों के हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतना हाईली चार्ज टॉपिक है, उस पर से कॉल्स भी आ रही हैं। अगली दफ़ा तो मैं कहूँगी जी ब्रेक में हमें कॉल्स भी दे दिया करें, ज़रा उनसे भी गपशप लगती रहती है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब आप अपने आप को इतना स्ट्रेच कर रहे हैं, पेरेंट्स इतने स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियली दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि बच्चे को अपनी बसात में सबसे बेहतरीन चीज़ दे सकें, तो क्या वो रिज़ल्ट भी आ रहा है जिसके हम ख्वाहिशमंद हैं? क्या ये बच्चा वाकई एक अच्छा शहरी, अपने आप में एक बाएतमाद पर्सनैलिटी भी बन रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि क्या वो खुश है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? निदा, व्हेन किड्स कम टू योर स्कूल, अभी इतनी देखते हैं लोग कहते हैं कि जी बच्चा क्लास में एंटर होने की अपनी ग्रीटिंग इंटरनेशनली, मैंने वो एक क्लिप देखी, वो खुद चूज कर रहा है कि वो हाई फाइव करना चाहता है, हग करना चाहता है। यानी पीपल प्लेस सो मच इम्पोर्टेंस कि बच्चे की खुशी कितनी इम्पोर्टेंट। आप समझती हैं हमारे माशरे में ये बड़ी कोई यूनिक चीज़ है या पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन? नो, पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन. Although in my school I made it a point, even the parents if they are watching it, उनको ये पता है कि हम लोग बच्चों को बहुत warmly greet करते हैं. सही. हम hugs भी देते हैं, हम बहुत अच्छे से उनको सलाम भी करेंगे और गुड मॉर्निंग भी करेंगे, बिकॉज हमें दोनों वैल्यूज देनी है. बिल्कुल ठीक है. और जब बच्चा जाएगा तो उसको खुदाफिज भी होगा और बाय भी होगा, बिकॉज हमें कि एक सर्कल के अंदर नहीं रहना. We have to go out of the circle and you know and teach them lots of other things also. यानी अच्छा इखलाक. हम अच्छी तरह याद है कि बचपन में आप स्कूल में एंटर होने से पहले आपको यानी घरों से ये तरबियत होती थी कि आप चौकीदार को भी, या जो आपका गेट में वॉचमैन खड़ा हुआ है, आप उसको भी सलाम करें. लेकिन कैन यू टेल निदा कि जब आपकी क्लास आती है घर के यानी स्कूल में क्लास में आते हैं बच्चे, कैन यू टेल विच किड्स आर हैप्पियर, या जिनकी फैमिली ज़्यादा क्लोज नेट हैं, जिनके पेरेंट्स उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन बच्चों की पर्सनालिटी दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आती है? You see, there are different sets of kids, obviously coming from different background से आ रहे हैं, बट मैंने देखा है कि जिनके माँ ने थोड़ा सा बच्चों को इंडिपेंडेंस दी है, वो ज़्यादा हैप्पी टू कम टू स्कूल है. हाँ. जिन्होंने बहुत पैम्पर किया हुआ है वो ज़्यादातर अपनी माओ का या फादर्स का सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं. प्लस जिन्होंने इंडिपेंडेंस दी हुई है, आई हैव सीन के बाज़ माएँ जब उनको क्लासरूम में छोड़ के जाती हैं यू नो एट द डोर, तो वो बच्चे अगर थोड़े से रो भी रहे होते हैं ना, तो मदर्स बाज़ माएँ ऐसी भी कह रही नो स्कूल टाइम, यू नो दे आर स्ट्रिक्ट, which is a very positive sign. Which is like you let them be independent. कुछ सी ने एक बड़ा मैं अच्छा कल भी क्लिप देख रही थी कि आपको शायद अपने बच्चे से मोहब्बत जब वो छोटा होता है ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो हेल्पलेस होता है, वो हर अपनी चीज़ के लिए आप पे डिपेंड कर रहा होता है. जब ये बच्चा ज़रा सा बड़ा होता है, ख़ास तौर पे टीनेज पे पहुंचता है और आपको कहता है नहीं जी अब मेरे अपने फैसले हैं, मेरी अपनी पसंद और नापसंद है, तो आपको ये बुरा लगने लगता है. प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जहन में ये बात ज़रूर हो कि आप अपने बच्चों को ओन नहीं करते. अच्छा, बैक टू बैक हमारे पास कॉल्स हैं, उसके बाद सना मैं आपके पास भी आती हूँ जी. लेट्स टेक अ कॉल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, मेरा नाम नूरुलैन है, मैं मीरपुर डिग्री से बात कर रही हूँ. जी नूर, क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे ये जो मेहमान आए हुए हैं उनसे मुझे बात करनी है कि बच्चों के जो भी अखराजात हैं, हम उन या तो कर रहे हैं भाई हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, उसको ये कहा ये, फिर भी अगर जैसे वही अखराजात की बात आ गई कि हम ये चीज नहीं भी ले पा रहे, तो बच्चे उसके बाद अगर नहीं लेकर दी तो वो बागी होते जा रहे हैं, बहुत तंग करने लगे हमें. सही सही, जिद्दी हो रहे हैं. आंसर बैक करते हैं नूरुलैन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इस पे हम बात करेंगे. थैंक यू फॉर कॉलिंग. एक और कॉल ले लेते हैं जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. दूसरी कॉल ट्रांसफर हो रही है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी साहब, क्या कहना चाहेंगे?
आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आई एम सो सॉरी, हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सना, इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या कहेंगे? आपके पास तो कॉलेजेस में बच्चे पहुंचते हैं, जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती है लोगों ने कहा जी अखराजात बढ़ते हैं, नोट्स चाहिए, कभी ये किताब चाहिए, कभी फ़लानी जगह जाना है, आज फ्रेंड्स की पार्टी है, आज मुझे पिज़्ज़ा के पैसे देने हैं। आप क्या कहेंगी? इसके बावजूद जहाँ पेरेंट्स रोक लगाने की कोशिश करते हैं, बच्चा आंसर बैक करता है, ज़िद्दी होता है, बदतमीज़ हो जाता है, क्या करें पेरेंट्स? नहीं, पेरेंट्स को जाहिर सी बात है इसको अपने अखराजात को भी और अपनी चीज़ों को भी देखना चाहिए कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं और अपने बच्चे को मना कर रहे हैं, पहली बात तो ये। फिर ये कि हम जो डॉक्टर साहिबा ने एक बात कही थी कि आप जो है उस जगह बच्चों को डालें जहाँ आप समझते हैं कि उस सर्कल में रह सकता है बच्चा। आप बहुत ज़्यादा जो है भागने की कोशिश ना करें, उसको उस क्लास में ना डालें जिसमें वो एडजस्ट ही नहीं कर सकता और फिर आपके पास आता है। यहाँ मैं एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में और मीडिया साइंसेज के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हूँ, तो मुझे ये हैरत होती है कि आफ्टर सेकंड ईयर, जब थर्ड ईयर में बच्चा आता है BS लेवल पे, मास्टर लेवल पे, अच्छा पेरेंट्स तो मतलब सारी ज़िंदगी दे दी, अब आप ज़ीरो हो गए, आपने सब कुछ लगा दिया, अब आपको उम्मीद है कि बच्चा कुछ करके दिखाएगा। लेकिन मुझे हैरत होती है उसके बाद भी आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर आप एक पेज उससे इंग्लिश राइटिंग का या उर्दू राइटिंग का आप क्रिएटिव करवा दें तो उसको लिखना नहीं आता। मतलब आप इतनी मेहनत अपनी तरफ से आपने सब कुछ किया और ये वाकई ये चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे अगर नर्ड्स भी हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, यानी आपकी क्लास में वो वही बच्चा पहुंचता है जिसने इंटर में, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो एक अपनी शख्सियत का एतमाद है वो कहीं खो चुका है। डॉक्टर रुबीना, यू विल बी द लास्ट पर्सन, आई हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। मेरे ख्याल में मसला वहीं से शुरू होता है। आपने जैसे कहा कि इनफर्टिलिटी के लिए जब पेरेंट्स आपको कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं या 18 साल की उम्र में जब बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, वहीं से आपने अपनी कोई पर्सनालिटी की कमी अपने बच्चे के थ्रू फिल करने की कोशिश की। अब ये बच्चा इसी माहौल में क्योंकि बड़ा हुआ और हमेशा अपने आप को दूसरे की खुशी का रिस्पॉन्सिबल पाया, तो उसने खुद कभी खुश होना ही नहीं सीखा, अपने आप में एतमाद ही नहीं आया। किस तरह करेक्ट करें इसको? देखिए, हमारा जो मेन फोकस है ना, आप देखें सबका फोकस सिर्फ इखराजात हैं, ठीक है ना। किसी ने ये बात नहीं की कि मेरा बच्चा कितना खुश है या मेरा बच्चा डिप्रेस्ड रहता है या मेरा बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है। हमने क्या किया ना, हमने वाहिद एक चीज़ बना ली, सक्सेस। हमारी अब जिंदगी में ना हमें खुशी नहीं चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें लाइफस्टाइल चाहिए। हमें इससे नहीं फर्क पड़ता कि हम उस सबके साथ कितने खुश हैं, ठीक है ना। तो हमें अपना थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कीजिए। आपके पास पावर है, मीडिया की पावर है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताइए कि इट्स नॉट ओनली गुड क्लोथ्स, इट्स नॉट ओनली स्कूल का नाम जो कि उन्हें बड़ा बनाएगा। किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट डॉक्टर रुबीना, सना एंड निदा। कि आप बच्चे को कभी नया खिलौना देते हैं ना, तो पेरेंट्स उससे बार बार पूछ रहे होते, तुम्हें अच्छा लगा, तुम इससे खेल रहे हो, तुम इससे नहीं खेल रहे हो, क्योंकि आप अपनी खुशी ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बच्चा किस चीज़ से खुश होता है और उसको उसी तरफ इनकरेज कीजिए। ऑन दैट नोट, आई होप कि हम सिर्फ इखराजात की बात ना करें, सिर्फ बच्चे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अच्छा रिजल्ट लेके आए तो हम अपने 4 दोस्तों के बीच में बैठ के उसके बारे में हम उसको बोस्ट ऑफ करें। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि हम बच्चे को क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं और वो खुश है या नहीं।